अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। लास्ट टाइम हमने वी वी स्टार्टेड डिस्कसिंग द 7 यूनिकली ह्यूमन पोटेंशियल जिनका हम जिक्र कर रहे थे। हम उसी को आगे लेके चल रहे हैं। ये मैंने आपके साथ पिछली दफ़ा सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस जो है, इंसानी सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस की कुछ खसूसियात आपके साथ शेयर की थी। हम आज उससे अगले टॉपिक पे जा रहे हैं जी। कीप दिस इन माइंड कि ये असल में अपनी उस अवेयरनेस, उस पहचान के हवाले से है। एक मिट्टी की मखलूक है, जिस तरह से बहुत सारी दूसरी मखलूक़ात हैं इस दुनिया में, और वो एक मखलूक ऐसी है कि जो इन क्वालिटीज़ से सरफराज हुई हुई है। ये क्वालिटीज़ उसको मिली हुई हैं, दे हैव बीन बेस्टोर्ड अपॉन दिस ह्यूमन जो हम आज बैठ के यहाँ पे गुफ्तगू कर रहे हैं। हम इन चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं। आपने असल में इस चीज़ से जो कनेक्शन भी थोड़ा सा ड्रॉ करना है, वो ये कि ये जो हमारी अवेयरनेस है अपने बारे में, ये समझना हमारा कि ये है हम और ये क्वालिटीज़ लेके आए हुए हैं, और ये क्वालिटीज़ हमारे अलावा और किसी के अंदर नहीं है इस दुनिया में। जिस हद तक हम जानते हैं, किसी भी मखलूक के अंदर नहीं है। तो ज़रा सोचिए थोड़ी देर के लिए कि वो जिसने कि आपको ये क्वालिटीज़ दी हैं, वो कैसा है। हम असल में इस तरफ जा बढ़ रहे हैं। ये आपने ज़हन में रखना है कि हमारी ये जो पूरी गुफ्तगू है, ये इंसान के हवाले से सिर्फ एक अपने आप को पहचानना, सिर्फ इसलिए नहीं, बेमकसद पहचानना नहीं है, बल्कि इसके ज़रिए से हम उस खालिक तक पहुँचें, उस खालिक की पहचान पैदा करें कि जिसने हमें तख्लीक किया और ये बेपाया क्वालिटीज़ हमारे अंदर वदियत की हैं। मैं आज जिस चीज़ का जिक्र करूँगा जी, दैट इज़ एडवांस्ड कॉग्निटिव एबिलिटीज़। इंसान के अंदर जो समझ बूझ की बरतर सलाहियतें हैं, मैं उनमें से बाज़ सलाहियतों का जिक्र करूँगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि इंसान के अंदर लर्निंग और अडेप्टेबिलिटी का पोटेंशियल मौजूद है। यानी यूँ समझ लीजिए कि आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी, आप अपने जानवरों में वो क्वालिटीज़ नहीं पैदा कर सकते जो अपने घर में पैदा होने वाले बच्चे में पैदा हो जाती हैं आपके अंदर। और वो आप नहीं पैदा करते, आप तो उसके सामने जो मामलात कर रहे हैं वही कर रहे हैं। वो असल में उसी चीज़ को देख के, एम्यूलेट करके, ऑब्ज़र्व करके ख़ुद भी सीख रहा है, और अपने अंदर ये उसके अंदर पोटेंशियल है। योर डॉग और योर कैट डज़ नॉट हैव दिस पोटेंशियल, द एबिलिटी टू acquire न्यू नॉलेज, adapt to change and apply learned skills across different contexts। ये इंसान की सलाहियत है, वो ये कर सकता है। ये उसके अंदर वदियत की हुई सलाहियत है, ये पोटेंशियल है उसके अंदर। आप ये पोटेंशियल पैदा नहीं कर सकते। अगर आपको ये पैदा करना पड़ता कि मैं अपने बच्चे को बोलना या कुछ करना सिखाऊं, तो यूं सोच लीजिए कि वो जो पैदा करना अगर आप यहाँ पे कर सकते तो आप दूसरी चीज़ों में भी कर सकते। और ये सलाहियत इंसान की उस वक्त तक रहती है, इस मिसकंसेप्शन को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। ये सलाहियत इंसान की उस वक्त तक रहती है जब तक कि उसकी कॉन्शियसनेस बाकी है। ऐसा नहीं है कि इंसान 20-22 साल या 25 साल की उम्र तक जो बनता है वो बन चुका होता है। इंसान अगर चाहे तो उसको बदल सकता है, वो उसके अंदर चेंजेस ला सकता है। उसकी उसकी अगर जिस्म उसका और उसकी साइकी, ये सारी चीज़ें कमज़ोर पड़ जाती हैं, तो एक चीज़ जो उसके अंदर कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ती, वो उसकी वो स्पिरिट है, जो कि जिसकी वजह से ये सारी सलाहियतें मौजूद हैं हमारे अंदर। दूसरी चीज़ जो है, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड रीजनिंग। ये जो हमारी एबिलिटी है, ये सिर्फ हम चीज़ों जिसको देख रहे होते हैं, सिर्फ उधर तक हमारी इंफॉर्मेशन नहीं रहती। इट इज़ द एबिलिटी टू थिंक बियॉन्ड कॉन्क्रीट इमीडिएट एक्सपीरियंसेस एंड एंगेज इन हाइपोथेटिकल, सिंबॉलिक एंड कंसेप्चुअल रीजनिंग। हाइपोथेटिकल रीजनिंग कहते हैं कि जब आप ये कहें कि मिसाल के अगर ऐसा हो तो क्या होगा। मैंने मिसाल के तौर पर आपने एक फंक्शन अरेंज किया है, और उसमें आप हाइपोथेटिकली भी चीज़ें जो है, जिसको आप कहते हैं ना कि हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होगा, अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा, अगर तो अगर ऐसा हो जाए, इफ़, व्हाट इफ़ वाले जो सवालात होते हैं, वो हाइपोथेटिकल रीजनिंग होती है। सिंबॉलिक रीजनिंग अगर आप समझना चाहें तो यूँ समझ लें कि ये जो कुछ हम कर रहे हैं इस वक्त, ये जिस जिस लिबास में कर रहे हैं, वो लिबास ज़ुबान का लिबास है, और ज़ुबान सारी की सारी सिंबॉलिक है। मैं आपके सामने एप्पल का वर्ड बोलता हूँ, जिसका एप्पल की असलियत से कोई ताल्लुक नहीं है। हमने एक सिंबल बना लिया है एप्पल के लिए।
And immediately as I speak the word apple, you know what I'm talking about. हम जब अपनी अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपनी अंडरस्टैंडिंग्स को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं, तो वो सब कुछ सिंबॉलिक लैंग्वेज में शेयर कर रहे होते हैं। इसी तरह से ये जो मैथमेटिक्स है पूरी की पूरी, ये जो वजूद में आई है, ये असल में अपनी रीजनिंग को सिंबल्स में कन्वर्ट करके वजूद में आई है, जिसको एल्जेब्रा कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। कॉन्सेप्चुअल रीजनिंग ये होती है, मिसाल के तौर पर जिस वक्त हम ये रीज़न आउट कर रहे होते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इन इन चीज़ों पर क्या फ़र्क पड़ेगा, या वो चीज़ें किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड करेंगी। ये कंसेप्चुअल, मिसाल के तौर पर इफ़ आई टेल यू दैट इफ़ वी पनिश आवर चिल्ड्रन, तो उसके नतीजे में जो बच्चे की जो डेवलपमेंट है, उसमें बिहेवियर कंट्रोल होता है, ना कि उसके अंदर के प्रोसेसेस। अब ये देखिए, बिहेवियर कंट्रोल होता है, ये मैंने आपके सामने एक पूरा कॉन्सेप्ट रखा है, ठीक है, ये कंसेप्चुअल रीजनिंग है। दिस अंडरपिन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, साइंटिफिक डिस्कवरी एंड फिलोसॉफिकल थॉट। इसकी मिसालें कुछ देख लीजिए: डेवलपिंग मैथमेटिकल थियरीज, इंटरप्रेटिंग मेटाफॉर्स, और contemplating ethical dilemmas like justice and fairness etc. नंबर 3, हम लैंग्वेजेस क्रिएट करते हैं। हम सिर्फ लैंग्वेज सीखते नहीं हैं, ये जो लैंग्वेज हम बोल रहे हैं, ये असल में क्रिएटेड लैंग्वेज है। कुछ हमने लैंग्वेजेस क्रिएट की भी हुई हैं, ठीक है ना जी। यानी इंसान ने ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, या मिसाल के तौर पर देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एस्पेरांटो। मैं उसको बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन ये कि वो दीज आर लैंग्वेजेस जो कि इंसान ने खुद क्रिएट की हुई हैं। उर्दू के बारे में भी मशहूर है, आप जानते हैं कि उर्दू जो है वो असल में इंसानों की जो एक सब कॉन्टिनेंट में जो एक बड़े लोगों की जो आमद थी, पर्शियंस, अरब्स, टर्किश, ये सारे जो थे, इसके नतीजे में संस्कृत इधर की ओरिजिनल लैंग्वेज थी। ये सारी जो है कंबाइन करके तो हमने लैंग्वेज क्रिएट की जो उर्दू है। Humans have the unique ability to create and use complex languages to communicate abstract ideas, share knowledge, and build cultures. इसके नतीजे में हमारे cultures build होते हैं। Language allows the transmission of ideas across time and space. ये ability है हमारे अंदर। फिर हमारी एक चीज़ है जिसको हम मेमोरी कहते हैं। हमारी एडवांस्ड मेमोरी सिस्टम्स है हमारे अंदर, जो कि हमें दूसरे जानदारों में नहीं दिखते ज़्यादा। The advanced memory systems enable humans to retain, recall, and integrate information over time. This includes episodic memory. Episodic memory उसको कहते हैं, ये term है, this is for personal experiences. Semantic memory like general knowledge. आपको कोई हिस्ट्री का फैक्ट अगर पता है तो हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान इस तारीख में बना था, ये हमारे जनरल नॉलेज के एस्पेक्ट है, सेमेंटिक मेमोरी है हमारी। एंड प्रोसीजरल मेमोरी, स्किल्स एंड हैबिट्स जो हमने सीखी हैं, उनको आपने अगर ड्राइविंग सीखी हुई है और अच्छी तरह से सीखी है, तो फिर आप बड़ा अरसा भी उसको छोड़ देंगे तो यू कैन स्टिल ड्राइव। ये प्रोसीजरल मेमोरी है। इसकी एग्जांपल्स में है रिमेंबरिंग योर फर्स्ट डे ऑफ स्कूल फॉर इंस्टेंस। इफ़ यू थिंक बैक, you can remember that. This is episodic, personal memory. Recalling historical facts, this is semantic. Or riding a bike, this is procedural. फिर हमारे अंदर we have the ability to pay attention to things and not to pay attention to things. The capacity to selectively focus on specific stimuli or tasks while filtering out distractions. Sustained attention allows for deep engagement and task completion. आप अगर, जब आपके ऊपर कहते हैं ना जी कि एंग्जाइटी होती है, कभी प्रेशर होता है, एक लेवल की एंग्जाइटी बड़ी अच्छी होती है, ये आपको फोकस करने पे मजबूर कर देती है कि हम जो टास्क करना है उसको पूरा कर लें। इसके अंदर concentrating on writing a report in a noisy environment, for instance, or practicing mindfulness to improve focus. This is what we can do. These are the potentials that we have in us. The next is executive functions. हमारी जो cognitive processes हैं higher level के, that manage and regulate thoughts and actions to achieve goals. These functions are critical for adapting to complex situations. इसमें 4 है बुनियादी तौर पर। एक हमारा जो फंक्शन है वो है प्लानिंग का, हम प्लान कर सकते हैं। दी एबिलिटी टू सेट गोल्स, एंटिसिपेट ऑब्स्टिकल्स, ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज। दूसरा है डिसीजन मेकिंग का,
choosing the best course of action among multiple alternatives based on analysis and judgments. Here है problem solving, the capacity to identify, analyze and resolve challenges effectively. और एक बड़ा अहम एग्जीक्यूटिव फंक्शन हमारा है जिसको कहते हैं इनहिबिटोरी कंट्रोल। इनहिबिटोरी कंट्रोल ये होता है कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं और कोई इम्पल्स पैदा हुई है तो आप उस इम्पल्स को रोक सकते हैं। यानी ये आम तौर पर जानवरों में, दूसरे जानदारों में ऐसा नहीं होता। आप अगर चाहें, और ये हमें एक हायर लेवल बीइंग बनाती है चीज़, कि हम अगर चाहें तो अचानक बैठे हुए आपको हो सकता है एकदम ख्याल है कि ये कर लेते हैं, ठीक है जी। और अगर ये ना डेवलप हो इंसान का तो वो बड़ा इम्पल्सिवली अपनी ज़िंदगी गुजारता चला जाता है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रोल। और मैंने जिस तरह अर्ज़ किया था, ये सारे पोटेंशियल्स हैं, हम इनको चाहें तो डेवलप कर सकते हैं और कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे तो ये डेवलप हो जाते हैं। लेकिन ये पोटेंशियल्स अगर ना होते तो हमारी मेहनत इसमें कोई काम नहीं आती। यानी ये वो चीज़ है कि जो किसी जानवर में नहीं आप पैदा कर सकते। इसके बाद है सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। हमारे अंदर ये भी बहुत ज़्यादा है। द एबिलिटी टू रिकग्नाइज, understand and manage one's emotions while empathizing with and influencing others. This skill is essential for effective interpersonal interactions and leadership. और सोशो कल्चरल इंटेलिजेंस ये है कि इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्स सोशल इन्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग कल्चरल नॉर्म्स, ग्रुप डायनामिक्स एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। और फाइनली इसमें जो चीज़ है दैट इज़ मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन इस चीज़ को कहते हैं कि मैं अपने अंदर के प्रोसेसेस को भी जान सकता हूँ। द कैपेसिटी टू थिंक अबाउट वन्स ओन थिंकिंग प्रोसेसेस, enabling self-awareness, self-regulation and reflection. It refers to the ability to reflect on, monitor and regulate one's cognitive processes such as learning, problem solving and decision making. Metacognition involves being aware of how you think, understanding your mental strengths and weaknesses and using that awareness to improve your performance. ये हमारी एडवांस्ड कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं जी, जो जो मेजर मैंने आपके सामने रख दी हैं। इसके अलावा भी बयान की जा सकती हैं, लेकिन ये वो बहुत मेजर वाली हैं जिनसे कि हम बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं बाकी तमाम जानदारों से। अब जो चीज़ आपके लिए चैलेंज होना चाहिए वो ये कि ये क्वालिटीज़ हैं, एक मिट्टी की मखलूक है, इस दुनिया की, इस ज़मीन के अंदर से पैदा हुई हुई, जिस तरह बाकी जानदार पैदा हुए मोस्ट प्रॉब्ली, और उसके अंदर ये क्वालिटीज़ भी मौजूद हैं, ठीक है जी। तो दिस इज़ समथिंग दैट शुड मेक अस पॉन्डर, डिलिबरेट, कि हम जिस खालिक की तरफ बढ़ रहे हैं उस खालिक की क्या सिफ़ात हैं। अगर मेरे अंदर उसने ये पोटेंशियल्स रखे हुए हैं तो वो खुद किन किन सलाहियतों का हामिल है। दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव टू पॉन्डर। और इंशाल्लाह इसको चल के आगे हम जब बढ़ेंगे तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट इन मोर डिटेल, और इस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि हमने अब उसको उसकी पसंद के मुताबिक, जैसा कि उसने अपना तारुफ कराया है, उस तरह से पहचाने। मैं इधर अपनी बात आज के लिए रोक रहा हूँ जी। नाउ आई एम अवेलेबल फॉर एनी क्वेश्चंस दैट यू माइट हैव और एनी कमेंट्स। थैंक यू सो मच मोइसा। एक कमेंट जो आई वाज थिंकिंग अबाउट while you were mentioning these really inspiring cognitive abilities, वो ये कि virtually limitless potential है ये। Each one of these can be developed and used to a level जिसकी कोई upper limit आज तक discover शायद नहीं हो सकी। जो दो examples मुझे अभी फौरी तौर पे याद आई, वो इंटरेस्टिंगली जब आप लैंग्वेजेस का जिक्र कर रहे थे तो रिसेंटली आई फाउंड आउट कि जब न्यूटन ग्रेविटी की इक्वेशंस फॉर्मुलेट कर रहा था एंड ही वाज ट्राइंग टू फिगर इट आउट, ही रियलाइज्ड कि करंट मैथ में वो एबिलिटी नहीं है कि वो एक्सप्रेस कर सके, तो उसने कैलकुलस इन्वेंट कर दिया। तो उसने एक नई, वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड मैथमेटिकल लैंग्वेजेस इन्वेंट की जस्ट सो दैट अपनी थिंकिंग को वो मैथमेटिकली आर्टिकुलेट कर सके। एंड ये This is such a इसके अंदर remarkable thing in itself. जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है इसमें वो ये समझना है कि ये हाइपोथेटिकल और सिंबॉलिक दोनों इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। ये जो अभी हमने बात की थी हाइपोथेटिकल थिंकिंग एंड सिंबॉलिक थिंकिंग,
वो पूरे का पूरा सिंबल है। दिस इज़ अ वेरी एग्जैक्टली। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। बहुत अच्छे। जो दूसरा मुझे ख्याल आया वो ये था कि आई वॉज रीडिंग अबाउट NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो उसने इन द लास्ट स्पेशली डेकेड 2 डेकेड्स फ्लिप कर दिया है ऑलमोस्ट हर साइकोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट को ऑन इट्स हेड, कि ऐसी ऐसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो कन्वेंशनल साइकोलॉजी थ्योरी में फिक्स्ड प्रॉब्लम्स कंसिडर किए जाते थे कि अब ये बैरियर्स हैं, कि अब आप इंसान की अब फिजियोलॉजी चेंज करेंगे तब ही कुछ चेंज हो सकेगा। वो सिर्फ उसको अपनी ही सोच की ताकत से स्किज़ोफ्रेनिया जैसे प्रॉब्लम्स और इस किस्म के कितने और प्रॉब्लम्स हैं जो वो ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली ठीक हो जाता है जस्ट बाय द पावर ऑफ आवर क्रिटिकल रिफ्लेक्शन एबिलिटी एंड द एबिलिटी टू प्रोग्राम आवर सबकॉन्शियस। और अभी पता नहीं और कितनी एबिलिटीज हैं जो इसके भी आगे हैं जो हमने अभी तक डिस्कवर नहीं की। डिस्कवर नहीं की। क्वाइट राइट जी, क्वाइट राइट। वेरी इंपॉर्टेंट। जी अली साहब, अगर आप वो क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं तो आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। जी, मैंने वो कमेंट में कर दिया था, पर मैं आपसे बराह रास्त भी पूछ लेता हूँ। अच्छा जी, आपने सर पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था गोल एंड पर्पस के बारे में। तो आप आया इन दोनों को सिनोनिम समझते हैं कि ये दोनों का एक ही मतलब है या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? नहीं, प्लीज़ आप मैं बताइए। इसको बहुत इम्पोर्टेंटली डिफरेंट समझता हूँ जी। मेरे ख्याल में पर्पस जो है वो कभी भी ज़िंदगी में अचीव नहीं होता। पर्पस एक डायरेक्शन है। गोल उसके अंदर उस तरफ मूवमेंट के माइलस्टोन्स हैं। मिसाल के तौर पर मैंने नॉर्थ की तरफ जाना है, ये मेरा मकसद है। और मैंने अभी जो मेरा टारगेट है वो ये कि मैं कल के दिन इस्लामाबाद पहुंचूं। ये गोल है। गोल हमेशा अपने ओवरऑल, क्योंकि मकसद कभी भी असल में ऐसा नहीं होगा कि जो आपका अचीव हो जाए। ठीक है, आप वो एक एक ऑन गोइंग प्रोसेस में रहेगा। लेकिन आप उस डायरेक्शन में मूव करने के लिए कुछ अपने अपने जहन में माइलस्टोन्स रख लेते हैं, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि मैं उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर जी। अली साहब, अगर कोई इस पर मज़ीद सवाल हो तो मुझे बताइएगा प्लीज़। अच्छा सर, अगर हम इसको इस तरह बयान करें कि अगर हमारा पर्पस ये है कि हमने अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक बसर करनी है और हम गोल्स उसी तरह सेट करें जिस तरह अपना कैरेक्टर डेवलपमेंट है या राइट, फिर अच्छा कमाना, हलाल कमाना और इस तरह के राइट। मामला, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हलाल कमाना जो है ना जी, वो भी एक ऑन गोइंग चीज़ है। मिसाल के तौर पर आप ये कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला के आगे सबमिट करके अब गुजारना है। तो इसमें जो प्रैक्टिसेस होंगी, जो भी आप समझते हैं कि मेरी अगर कोई वीकनेस है, मेरी मेरी दिन की रूटीन में कोई चीज़ ऐसी है कि जो मुझे शामिल कर लेनी चाहिए, तो ये जो आप अब इसकी हैबिट्स की डेवलपमेंट करेंगे, ये आपके गोल्स बन जाएंगे। अगर नमाज की बिल्कुल आदत नहीं है, तो मैंने अभी दिन में 3 नमाज़ें शुरू करनी हैं और कॉन्टिन्यूसली विदाउट एनी ब्रेक मैंने इनको हर हाल में पढ़ना है। ये जो एस्पेक्ट है, या 5 नमाज़ों की तरफ मैं आ गया हूँ, या ये बात कि मैंने अपने ऊपर सेल्फ रिफ्लेक्शन करके अपनी कमज़ोरियों को बेहतर करना है, और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है कि जो मैंने इस पे काम करते चले जाना है। आई होप इससे आपको बात वाज़ेह हो जाएगी। यानी एक है ओवरऑल मेरा मकसद क्या है, और एक है कि मैंने उसको छोटे हिस्सों में डिवाइड करके अपने लिए गोल सेट कर लिए कि ये मैं नेक्स्ट मेरा टारगेट ये है। सर ऐसे ही है जी। अच्छा सर, अगर हम पर्पस को एक तो हम खुदा के बारे मुतल्लक कर लेते हैं और एक ज़िंदगी के मुतल्लक कि मैंने फ़लाँ काम करना है या मैंने फ़लाही काम करना है या अपनी ज़िंदगी या अपने रिश्तेदारों के लिए कोई आसानियाँ पैदा करनी है, तो इसके लिए भी हम छोटे-छोटे गोल्स सेट करेंगे उसकी तरफ जाने राइट, के लिए। राइट, एब्सोल्युटली। यानी जी, मिसाल के तौर पर देखिए, मैंने अपने लिए जब लिखा तो मैंने ये लिखा था कि मेरा काम जो है वो ह्यूमन स्पिरिट की रिजुविनेशन का काम होगा। यानी मैं जिसको समझता हूँ कि वो उसकी नेचर, उसकी पुकार है, उस तरफ वापस उसको आना चाहिए, मैं उस तरफ वो काम करने की कोशिश करूँगा। अब इस ज़मन में आप यूँ समझ लीजिए कि जब भी मैं सोचता हूँ कि ये है वो टोटल काम, तो मुझे लगता है कि नहीं, अभी कुछ और भी होना चाहिए, और फिर वो भी ऐड हो जाता है। तो दिस दिस इज़ एन ऑन गोइंग थिंग कि जो चलता रहेगा। लेकिन जो भी काम होगा, नाउ एवरी एक्टिविटी दैट आई अंडरटेक, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर मकसद सिर्फ लिखी हुई चीज़ नहीं है या सिर्फ बोली हुई चीज़ नहीं है,
तो होना ये चाहिए कि अब जो कुछ भी आप करें, मिसाल के तौर पर मैं इस वक्त जो पब्लिक में सेशंस कर रहा हूँ, आप उसके बारे में ये पूछ सकते हैं कि ये आपके उस मकसद से कैसे ठीक बैठता है। मैं जो एक्टिविटीज़ अपनी प्लान करता हूँ, मैं जो लोगों को टाइम देता हूँ, अगर मैं 1-to-1 सेशंस करता हूँ या किसी की ज़रूरत होती है तो उसको टाइम दे देता हूँ, तो वो किस तरह से उसमें बैठता है। अदरवाइज़ अगर मैं उसको भूल जाऊँगा तो असल में वो महज एक लिखी हुई चीज़ रह जाएगी, वो मुझे कोई ज़िंदगी में गाइड नहीं कर रही होगी। इट हैज़ टू बी अ लिविंग थिंग जो मुझे गाइड करे कि नहीं, क्या ये उसके अंदर ठीक बैठता है। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका सर, जज़ाकल्लाह। जी शबाना, आप अनम्यूट कर लीजिए। तो जी जी सर फरमाइए। लैंग्वेजेस के बारे में जैसे आपने बताया कि जी ये उर्दू जो है जैसे 3-4 लैंग्वेजेस का मिक्सचर है और ये तो लैंग्वेजेस भी एक मतलब हैरत अंगेज चीज़ है कि किस तरह 2 होठों और एक ज़बान से अल्लाह ताला ने किस तरह इंसान को जो है ये सिखाई है और ये जो है ये भी तरक्की करती है क्या उलूम के साथ अगर अगर उलूम में तरक्की ना हो तो ये लैंग्वेज वहीं पर रह जाती है या लैंग्वेज भी तरक्की करती है जैसे अब आजकल जो बच्चे जिनको जेन अल्फा कहते हैं या वो तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो बिल्कुल ही मुख्तसरन बातचीत करते हैं और नजर आ रहे हैं वो तो समझ आ रहा है कि वो उनकी उसके हिसाब से उनकी लैंग्वेज बिल्कुल बन जाएगी जो हमें नहीं समझ आ रही होती तो क्या लैंग्वेजेस भी तरक्की करती हैं और जो कहा जाता है कि 100 साल में एक ज़बान जो है वो ख़त्म हो जाती है। मतलब वही चेंज होके बदल जाती है, इसके बारे में कुछ बताइएगा? लैंग्वेज जो है वो उसके अंदर एक्सपोजर के हिसाब से अल्फाज अडेप्ट किए जाते हैं जी। दे बिकम अ पार्ट ऑफ द लैंग्वेज एंड एवरी लिविंग लैंग्वेज विल डू दैट। ये जो है अरबी ज़ुबान में, ये देखिए ना, जैसे मिसाल के तौर पे हिंदी में या अरबी ज़ुबान में, वहाँ पर तो तलफ़ज़ ही आ गया ना, अरबी में तो तलफ़ज़ ही आ गया। यानी जब वो कहते हैं कि टेलीविज़न, तो उसको अडॉप्ट कर लिया। और देखिए उसमें क्या हुआ कि वो जो विज़न है, विज़न, उसके लिए एक नया हर्फ ऐड किया है उसमें। अब वो मुझे पता नहीं उसको कहते क्या हैं, वो अली मुझे ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। बट ये एक एस्पेक्ट है। इसी तरह उधर क्या हुआ है कि जो हिंदी में आकाशवाणी, आकाशवाणी, ठीक है जी, यानी रेडियो के लिए, या दूरदर्शन, टेलीविज़न, उसका तर्जुमा कर दिया उसमें कि दूरदर्शन, दूर की चीज़ का को देखना, तो वो टेलीविज़न का वही मतलब है ना। तो वो या रेडियो का या ट्रांजिस्टर का, तो वो तर्जुमा कर दिया है। तो वो उनके यहाँ अडेप्टेशन का तरीका थोड़ा सा और है। वो माइलस्टोन को मील पत्थर कहेंगे, ठीक है, बिल्कुल ही एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन हो गई। इट्स अ ब्यूटीफुल। लेकिन ये जिंदा लैंग्वेजेस करेंगी, वो तो करेंगी, अदरवाइज वो पीछे रह जाएंगी अपने, क्योंकि लैंग्वेज कॉन्सेप्ट्स को कम्युनिकेट करेगी ना। अब वो जो कॉन्सेप्ट की कम्युनिकेशन है, अगर कॉन्सेप्ट एक वजूद में आ गया तो उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। यानी आप यूँ समझ लीजिए ना कि मोटर कार जो है वो जब तक वजूद में नहीं थी, तो जब पहली दफ़ा इस पे हुई बात, सर्वे किया गया कि ये फोर्ड वालों ने किया था ना, हेनरी फोर्ड ने जो करवाया था शायद, मोस्ट प्रॉब्ली, कि क्या हमें वुड वी लाइक टू हैव मोर पावरफुल हॉर्सेस और फ्यूल ड्रिवन कार्ट। तो जो लोगों ने पसंद की थी बात, वो ये थी कि ज़्यादा पावरफुल हॉर्सेस होने चाहिए, बिकॉज दे कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि आज कोई इसको सोच भी नहीं सकता है। तो इस तरह से लैंग्वेज आपके एक्सपोजर से प्रोग्रेस करेगी, हो नहीं सकता कि ना करे। आई गेस इसकी एक अच्छी एग्जांपल ये भी है कि अब क्योंकि टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन बहुत बढ़ गया है बिकॉज ऑफ मोबाइल डिवाइसेस, तो अब वो जो इमोजीज हैं वो ऑलमोस्ट लैंग्वेज का या एटलीस्ट वर्नाक्युलर लैंग्वेज का पार्ट बन गया। क्वाइट राइट, क्वाइट राइट। रोजबेन, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। सर ये जो आपने जैसे बताया कि ये एबिलिटीज़ हैं इंसान के अंदर, ये सलाहियतें अल्लाह ताला ने रखी हैं जो उसे दूसरे जानदार से मुमताज़ करती हैं। तो इसका शऊर खुद आगाही या समझ-बूझ अपने अंदर होना यानी नहीं था। अभी जो आपने कहा कि ये मेजर हैं, तो और भी हो सकते हैं। तो इसकी आगाही या इसका शऊर लेना, लेकिन अभी तक नहीं है उसका शऊर। तो क्या इस बारे में भी अल्लाह ताला हमसे पूछेंगे? आई मीन सवाल-जवाब हो सकता है या बहस-पुरस हो सकती है?
है। मेरा ख्याल है कि वी बीन यूजिंग इट और उसको अपने बेनिफिट में यूज़ करते हैं। असल में हमारे यहाँ जो चीज़ लास्ट टाइम भी किसी ने बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल किया था ये, कि इसकी क्या वजह है कि हमारा ज़्यादा फोकस इस पे नहीं है, वी आर नॉट सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस पे नहीं है। तो मैंने गुजारिश ही की थी कि इसकी प्राइमरीली वजह ये है कि हम आउटवर्ड फोकस हैं। ज़्यादातर हमारा फोकस बाहर की चीज़ों के ऊपर होता है। यानी आप इस तरह से सोचिए, आम तौर पर इसको बयान किया जाता है कि इंसान को जो सबसे बुरी चीज़ दूसरे में लगती है ना, वो असल में उसके अपने अंदर भी होती है। ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है जी। यानी जी। वो लेकिन वो अपने ऊपर उस तरह से गौर नहीं कर रहा होता। जबकि आपको जो चीज़ करनी है, यानी अपने फोकस को इस तरह कर लें कि जब भी किसी के भी बारे में ख्याल आए, तो ये सोचें कि मुझे इस सोच से कोई फ़ायदा होगा? क्या मुझे अपने अंदर वो चीज़ ठीक करनी चाहिए या मुझे दूसरे के बारे में ज़्यादा होना चाहिए? अगर अगर ताल्लुक़ ऐसा है, अगर मोहब्बत है, तो ज़ाहिर है कि वी विल बी कंसर्न्ड अबाउट अदर्स, लेकिन नॉट मोर देन आवरसेल्व्स। ये पॉसिबिलिटी नहीं है। वो कुरान मजीद ने कहा है ना कि उस दिन तो क्या होगा कि बाप बेटे को और बेटा भाई को, सब कुछ को हम कहेंगे कि ले जाओ पकड़ के, मुझे छोड़ दो। तो उस दिन के लिए मुझे सबसे पहले अपनी तैयारी करनी है। वो उसको भी ज़हन में रखिएगा हमेशा, जो वो कहते हैं ना फ्लाइट में, कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो पहले अपना मास्क पहने फिर दूसरे को पहनाएं। इट कैन नॉट हैपन अदरवाइज। तो अपने ऊपर फोकस ज़्यादा कर लें। यानी ये जो है सारी चीज़, आज एक अपॉर्चुनिटी अगर मिल गई ये चीज़ जानने की, तो अब इसके बारे में, ये कोई ज़ाहिर है कि सारी चीज़ें हर वक्त की वो नहीं होती हैं, लेकिन ये तो समझा जा सकता है कि हम एक यूनिक बीइंग हैं, बहुत ही यूनिक बीइंग है। शुक्रगुजारी बढ़ जानी चाहिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्यूट। और शुक्रगुजारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का एहसास बढ़ जाना चाहिए, दोनों का। सही। थैंक यू सर। यू मोस्ट वेलकम। While learning about NLP, जो मैं पहले जिक्र कर रहा था, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल थिंग्स दैट आई रेड वाज, और ये जो हमारी इतनी मल्टीपल क्वालिटीज हर इंसान के अंदर कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं, वो फर्दर उस बात को, उस पॉइंट को हाईलाइट कर रही थी मेरे लिए। वो ये कि जब भी हम किसी और से इंटरेक्ट करते हैं तो वॉट एवर वी आर सेइंग इज बीइंग कम्युनिकेटेड टू देम एंड इंटरप्रेटेड बाय देम बेस्ड ऑन देयर एक्सटेंसिव फिल्टरिंग एंड प्रोसेसिंग। और इस बात को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है कि उनके वर्ल्ड व्यू से लेके उनके पूरी जिंदगी के तमाम हालात से लेके इस वक्त उनकी मेंटल सिचुएशन, ऑल ऑफ दिस पुट टुगेदर विल, इसकी बेसिस पे वो इंटरप्रेट करेंगे हम इस वक्त जो भी इंटरेक्शन उनके साथ कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज से या ऑब्वियस कम्युनिकेशन से। और इस बात को रिस्पेक्ट करना हर वक्त बड़ा जरूरी है, बहुत ज़रूरी है जी। ये देखिए, मैंने उसको, इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को एब्स्ट्रैक्टिंग पढ़ाते हुए क्लियर किया था, अपने साथियों पे वाज़ेह करने की कोशिश की थी कि आप इस तरह इमेजिन करें थोड़ी देर के लिए कि एक कमरे में देर आर फोर पीपल, लेट्स से 4 लोग हैं। एक मरीज़ है, एक डॉक्टर है, एक रिसर्च असिस्टेंट है, और एक अटेंडेंट है मरीज़ का। और नर्स एंटर होती है और वो कहती है कि ये कैंसर डायग्नोज हो गया। ये जो चारों लोग खड़े हैं, एक ही वर्ड बोला गया है और चारों ने डिफरेंट समझा है। यानी उन सब के लिए उस वर्ड की सिग्निफिकेंस और है, मतलब एक ही है, सिग्निफिकेंस और है। यानी हर आदमी मजबूर है, यानी ये समझ लें कि एक इसमें कोई चांस ही नहीं, कोई और मजबूर है कि वो सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से दुनिया को अप्रोच कर सकता है। लेकिन वो जैसे ही ये जान लेता है कि हर आदमी अपने ही पर्सपेक्टिव से अप्रोच कर सकता है, तो फिर वो ये समझ सकता है कि मेरी बात मिस इंटरप्रेट कितनी ज़्यादा हो सकती है, या मैं जितना ज़्यादा जॉयफुल हूँ। यूँ समझ लें कि 2 टीमें मैच खेल रही हैं, एक ही काम हुआ है ना, दोनों ने देखा है एक ही काम हुआ है, एक खुश हो रही है और दूसरी अफसरदा हो गई है। I mean, half the stadium has gone down and half the stadium has gone up. Why does this happen? I mean, things are not just good or bad or joyful or sad. ऐसा नहीं होता, बल्कि आपका पर्सपेक्टिव बड़ा मैटर कर रहा होता है इसमें, इस सब कुछ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये खुद एक, देखिए, ये वो चीज़ है, मेटाकॉग्निशन से, एम्पथी से, जो हमने पहले देखी थी। हम ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं
कि हमारे जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हैं वो बिल्कुल अपने अनोखे हैं। मैं इसको इंशाल्लाह एट द एंड आपको, ये तो अभी हम ये पढ़ रहे हैं, इस वक्त जो हम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इंसान एज अ स्पीशीज़ बाकियों से कैसे मुख्तलिफ है। मैं इसमें एक सेशन में इंशाल्लाह आपको ये बताऊंगा कि हर इंडिविजुअल बाकी सारे इंडिविजुअल से कैसे मुख्तलिफ है। यू आर अ यूनिक इंडिविजुअल इन द इटर्निटी ऑफ टाइम। ये बात कभी इसका एहसास पैदा हो आपके दिल में कि आप जैसा कोई ना पहले कभी आया ना कभी आएगा, इस जिम्मेदारी का एहसास। तो यू हैव अ स्पेसिफिक लाइफ पर्पस एज वेल, उसको भी तलाश करना है इंशाल्लाह। वेरी थॉट प्रोवोकिंग। जी सलमा, आप अनम्यूट कर लीजिए। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। सर 2 सवाल हैं, एक ज़बान के बारे में और एक इंसान की जो सोच है उसके बारे में। तो ये जो पहला सवाल है मेरा वो ये कि जिस तरह ज़बान में आपने बताया कि अल्फाज दाखिल होते हैं और कभी वो इस्तिलाही मफ़हूम में होते हैं और कभी वो मजाजी मफ़हूम में होते हैं। तो सर मुझे ये बताएं कि जब ये एक कोई लफ्ज़ आया, अरबी से आ गया उर्दू में, अब उर्दू वालों ने उसका कुछ और मायने ले लिए और फिर वो इतना यानी इतना कॉमन हो गया कि उसी मायनों में वो इस्तेमाल हो रहा है। इसकी मिसाल मैं आपको देती हूँ कि एराब लगाइए। ये हमारे स्कूल में बहुत आम सी बात है, हमारे सिलेबस में है ये चीज़ और उसके मायने हम लेते हैं ज़ेर ज़बर पेश। जबकि अरबी में इसके मायने होते हैं किसी नाउन का स्टेटस यानी किसी नाउन के इस्म की हालत। तो जी अब ये बिल्कुल ही सर बिल्कुल ही अलग चीज़ें हैं दोनों। जी तो अब आप जब मुझे ये बात पता चली तो मुझे तो बहुत अफ़सोस हुआ कि भई ये तो बिल्कुल अलग दोनों मायने हैं और हमने जो है वो अपनी किताबों में ये चीज़ें डाल दी हैं और हम इसको ज़ेर ज़बर पेश ही ले रहे हैं। तो ये करना सही है या गलत है? मेरी सर्फ़ नहफ़ की टीचर कहती हैं कि इसके बारे में सीरियस नहीं होना चाहिए, इसको चलने देना चाहिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सर कितना फ़र्क पड़ता है मुझे ये बात नहीं समझ आई थी उनकी। ये सवाल मेरा पहला है। ठीक है सर, पहले इसका जवाब दे दें फिर मैं जी। दूसरा सवाल। असल में जब जब टर्म्स एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जाती हैं तो वो अपने मफहूम के साथ लाजमन नहीं जाती। यानी ऐसा नहीं होता कि वो पूरे का पूरा मफहूम चला जाएगा। मिसाल के तौर पर अरबी ज़ुबान में अगर ये कहा जाएगा तो ये हरकत हो जाएंगी ना, कि जी। जिनको आप कह रही हैं कि इराब लगाए में जब हम कहते हैं। लेकिन जब हमने उर्दू में इसको अडॉप्ट किया तो इसको इस मानी में अडॉप्ट किया। अगर इस मानी में अडॉप्ट किया तो कोई हर्ज नहीं है। यानी फिर क्या प्रॉब्लम है। यानी उर्दू बोलने वो जो लोग, यानी मेरे एक दोस्त हैं, आप जानती हैं सब लोग, नजम जो हैं, नजम नहीं देखी, मैंने भी बोला है उनका नाम बोला है, नजम। ये अरबी ज़ुबान नज्म है, ठीक है, ये जी, अरबी तलफ़्फ़ुज़ हो ज़ुबान का वर्ड गया। नज्म है, ठीक है। लेकिन वो जी। अपने नाम को भी NAJAM ही लिखते हैं, नजम। तो मैंने उनकी भाभी हैं बल्कि अरब हैं, तो उन्होंने कहा ये तुम गलत लिखते हो, तो कहते नहीं मैं उर्दू में लिखता हूँ। तो ये सर ये तो अडेप्टेशन हो जाती है। दीज आर अडेप्टेशन। अ, मैं हम फ़िक़्ह बोलते हैं, मुझे वो मेरे से तो बोला भी नहीं जाता, मेरी काफ उधर से निकलती ही नहीं है। लेकिन ये जो हमारे साथी हैं, हमारी उर्दू का वर्ड फ़िक़्ह है। तो इसको जी। इतना ज़्यादा इसरार नहीं करना चाहिए कि अरबी ज़ुबान ही, क्योंकि उर्दू ने अडॉप्ट कर ली हैं वर्ड। अब अडॉप्ट कर लिए और अपने हिसाब से वो उसको डाल डाल लेगी। आप अंग्रेज़ी ज़ुबान, ये अभी मैंने आपके सामने एक चीज़ बोली, इनहिबिटोरी कंट्रोल, ये है अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन, इसी स्पेलिंग की ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन इनहिबिटरी कंट्रोल है, ठीक अच्छा, है। अच्छा, अच्छा। सर कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं अडॉप्टेशन है ना। हाँ, मैं ये समझ रही थी कि जैसे मेरी कोई चीज़ कोई उठा के और उसको दूसरा नाम दे दे, तो मैं तो पॉज़ेसिव हूँ इस मामले में कि भी उसको उसी हालत में रहना चाहिए था। जी लेकिन अब लोगों ने उसको उस मायने में नहीं रखा और उसको अपनी मर्ज़ी से जो दिल चाहा बना दिया। तो ये तो कोई बात ना हुई कि भई हमारी ज़बान का लफ्ज़ था और आपने उसकी ऐसी-तैसी कर दी। तो सही ख़ैर बहरहाल फिर आप भी आप भी सही है। यही कह रहे हैं। अच्छा सर दूसरा सवाल ये है कि मेरी फ़ैमिली में एक बिल्कुल ज़ी-शऊर बच्चा और इस एज पर कि वो
बहुत हाई परसेंटेज के साथ पढ़ रहा था। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आके उसके दोस्तों ने उसको किसी एक लड़की की तरफ लगा दिया, मजाक में। ठीक है सर, मजाक में उसको लगा दिया और फिर वो मजाक जो था उसमें वो सीरियस हो गया। अच्छा, वो लड़की पहले से एंगेज थी, इसको नहीं पता था। अब इसने घर वालों से बात की और उसके बाद जब वो आगे प्रोसीजर शुरू हुआ तो पता चला कि वो लड़की भी इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन वो बहुत पोलाइट थी, तो ये गलत फहमी में मुब्तला हो गए। तो इन्होंने अपने ऊपर ये इतना तारी कर लिया कि ये जो थे वो, सर अब वो मतलब ऐसा एक मरीज है कि उसको जो है ना वो सारे अपने हवास खो गया है और सारे हवास खो गया है। उसको कुछ नहीं पता, यानी कि वो कभी कभार तो मारता भी है कोई मेहमान चला जाए तो, और बिल्कुल उसके हवास खत्म हो जाते हैं जब वो दवा नहीं खाता है तो। अब इस चीज का जिम्मेदार जो है वो अल्लाह ताला उसको ठहराएंगे कि उसने अपनी इन सलाहियतों को जो अगर वो किसी और तरफ ले जाता या इस चीज को दिमाग से निकाल देता तो वो सही हालत में रहता, या उसके माँ बाप जो है वो मसूल होंगे कि जी उन्होंने जो है लोगों से छुपा के या उसका वक्त पर इलाज ना करा के या उसको सही डायरेक्शन ना देकर जो है वो इस हालत को पहुंचा दिया कि अब वो किसी काम का नहीं रहा। देखिए, ये जो आपने पूरा वाक़या बयान फरमाया है, इसमें हम तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि हम इस ज़िम्मेदारी की एलोकेशन कर सकें कि किस-किस की क्या-क्या ज़िम्मेदारी है। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि इंसान, उसूल ये है कि इंसान जो कुछ करेगा जिसके लिए वो ज़िम्मेदार है, यानी कुछ चीज़ें हमारी इनवॉलंटरी एक्शंस हो सकती हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो कुछ वो कर रहा है जिसका वो ज़िम्मेदार भी है, और वो ज़िम्मेदारी बड़े आराम से हम कह देते हैं कि ये ख़त्म हो गई है। देयर आर, मैंने अभी जो आपसे अर्ज़ किया, देयर आर 3 क्लियर एस्पेक्ट्स ऑफ अ ह्यूमन लाइफ। हम अपनी एक मेंटल, एक फ़िज़िकल एस्पेक्ट, सोमैटिक एस्पेक्ट रखते हैं। फ़िज़िकल एस्पेक्ट जो है हमारा बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, फिज़ियोलॉजिकल एस्पेक्ट है। एक हमारा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, एक और भी एस्पेक्ट है, उसको आप, आई डोंट हैव अ वेरी क्लियर वर्ड फॉर इट, लेकिन उसको आप, जिसको मैंने लास्ट टाइम नोएटिक एस्पेक्ट से ताबीर किया था, नोएटिक एस्पेक्ट, यानी ये बीमार नहीं होता, इसकी एक प्रॉब्लम है। यानी ये जिस तरह से ये दब सकता है ये, फिजिकली भी और सोमैटिकली भी और साइकोलॉजिकली भी, ये दबाया जा सकता है फॉर टेम्परेरीली, ये ख़त्म नहीं होता। तो इस वजह से अल्लाह ताला के हुजूर में, यानी आप जिस जगह पे भी खड़े हैं, जिम्मेदारी उस चीज़ की होगी और पूरे इंसाफ के साथ और रहमत के साथ उतनी ही होगी जितनी आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए इस चीज़ में हम, वी कैन नॉट कैटेगोरिकली आंसर द क्वेश्चन कि कितना किसकी जिम्मेदारी थी इस वाक़े में, लेकिन वो वाक़या सारे का सारा खुल के आ जाएगा इंशाल्लाह, और जितनी जिम्मेदारी है उससे ज़्यादा नहीं डाली जाएगी किसी पे भी। हमारी दुआएं उस बच्चे के साथ हैं, अल्लाह ताला उसके लिए आसानियां करें इंशाल्लाह। लेकिन ये इस पर भी अनफॉर्चुनेट है जी, ये पूरी बात, ये तो क्लियरली लगता है कि ये कोई फिज़िकल इशू नहीं था, ये और दवाएं पे लगा दिया गया है। और ये दवाएं जितने भी हैं, साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स की जितनी भी दवाएं हैं, उनके बड़े सवियर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। यानी ये जो बातचीत थी उसको इस चीज़ की तरफ लेके आना चाहिए था। ये ऐसा नहीं होता, ये तो हमें मालूम है ना कि एक नॉर्मल, आपने खुद बताया कि नॉर्मल बच्चा था, ठीक है जी, इससे कोई सोमेटोजेनिक इशू नहीं है, उसका कोई फिजियोलॉजिकल इशू नहीं था, वो फिजियोलॉजिकल इशू बन गया। और जब वो बन गया तो आप दवाओं से ट्रीट करने का मतलब ये है कि वो जो कंट्रोल डेवलप होना चाहिए था, वही जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि जिसमें कि इंसान को कॉन्शियसली इस तरफ लेके आया जाए कि वो अब अपने आप को कंट्रोल करे, एक एडिक्ट को, बजाय इसके कि सारा वक्त सुलवा दिया जाए, हम उसको क्यों ना इस तरफ लेके आएँ कि वो अपनी ज़िंदगी में कंट्रोल्स डेवलप करे। उसके अंदर हैं कंट्रोल्स, ऐसा नहीं कि नहीं है, वो सिर्फ कंट्रोल कर नहीं रहा है। यू कैन आस्क मी, आई नो दिस, कि ये इस तरह की सिचुएशन हो जाती है। और लेकिन ये कि हमारी ज़िंदगियों में ये कंट्रोल्स हैं, लेकिन जब हम उनको इस सहारे पे डाल देते हैं, बैसाखियों पे डाल देते हैं, तो फिर वो कंट्रोल्स आहिस्ता आहिस्ता बहुत वीक हो जाते हैं, देन इट बिकम्स वेरी ट्रॉमेटिक। अल्लाह ताला हमें इससे माफ़ फरमाए। बहरहाल, नेक नियति में किए हुए जो भी, जो कहते हैं ना जी कि एक मुजतहिद जो है उसको अपने इज्तिहाद पे अमल करना चाहिए। आदमी नेक नियति से भी करता है तो गलती तो हो ही सकती है।
एक छोटा सा कमेंट करके तो आई विल मूव ऑन। ये भी सलमा क्यों आपने जिक्र किया कि आपकी फैमिली में है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये भी कंसिडर कीजिएगा कि इस तरह के मामलात आमतौर पे हमें सिर्फ तब नजर आते हैं जब वो इशू मैनिफेस्ट होता है। जरूरी नहीं कि वो इशू इसी वजह से हो, और ये इवेंट जो है वही कंप्लीट पिक्चर है। जैसे आपने जिक्र किया कि वो बच्चा हमेशा से ग्रेड अच्छे ले रहा था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हो सकता है कि वो जो जरूरत थी, जो नीड थी अश्योरेंस की, जो नीड थी बिलोंगिंग की, वो पहले एजुकेशन और एकेडमिक से पूरी हो रही थी या टीचर्स के अप्रूवल से पूरी हो रही थी, और अब वही स्विच हुई थी। तो कहना मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि इट कुड बी अ सॉल्वेबल इशू इंशाल्लाह, जो बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता हो। तो इसके ऊपर अगर मजीद डिस्कस भी करना चाहें और रिकमेंडेशन चाहें किसी थेरेपिस्ट के लिए, तो मुझे प्राइवेट मैसेजेस कर दीजिएगा। देखें इंशाल्लाह अल्लाह ताला शायद हमारे वसीले से उनके लिए आसानियां पैदा कर दें इंशाल्लाह, वरना दुआएं तो आई हैं उनके साथ। मूविंग फॉरवर्ड, राफिया आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मोई साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। साहब दो बातें मैं पूछना चाह रही हूँ। एक तो आपने पोटेंशियल का कहा, अगर किसी में एक पोटेंशियल एक एबिलिटी हो तो उसको रिफाइन करने के लिए, उसको प्रैक्टिस करने के लिए इसके कोई तरीके हैं कि अगर मेरे में एबिलिटी है राइटिंग की, तो उसको क्या मैं ज्यादा प्रैक्टिस करूं तो उससे जरा बेहतर हो जाएगी? एक तो ये है। दूसरा जो आप बात कर रहे हैं, अब ये इस लड़के का जो मैंने सुना, इस पे काफी स्टडी हुई है, एंड एक चीज जो बहुत नजर आती है, बिकॉज हमारे में रिलेटिव्स में इस किस्म की चीज हुई है कि जो बहुत बहुत ब्रिलियंट बच्चे होते हैं उनके साथ ये चीज हो जाती है। I know of somebody who went did his master's at a very young age, and at the age of 17 he was at Oxford and he had a breakdown and he was finally diagnosed with schizophrenia. तो ये पता लगा कि एक certain age पे जो भी उसके life patterns थे, he finally couldn't take that strain of that higher education. पेरेंट्स का प्रेशर था या वो अपनी चाहता था कि आई शुड डू वेरी वेल, so it was a very serious illness and he was for quite a few years treated in England. तो ये चीज तो है। आई नो आप कहते हैं कि ये दवाइयों वगैरह को नहीं लेना चाहिए, बट समटाइम्स आई थिंक देयर इज अ मेडिकल रीजन फॉर टेकिंग दीज थिंग्स। ये मैं सिर्फ बताना चाह रही थी। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जब एक चीज़ जो है उसकी बेसिस जो उन्होंने बताई है वो सोमैटोजेनिक है नहीं। दवाई असल में फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए होती है। अगर फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम बन सकता है, हो सकता है बन गया हो, लेकिन ये कि मैं ये नहीं कह रहा, वो बात मेरी कंप्लीट नहीं है। मेरा ख्याल है उसके ऊपर तो खामखा में इस गुफ्तगू में टेक्निकल गुफ्तगू है, इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। अगर अपनी कोई एबिलिटीज़ हैं उसको बेहतर करने के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और फीडबैक लेते रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ें जो जो चीज़ आप कर रही हैं उसमें दूसरे लोगों का काम जो है उनको अपने सामने भी रखना चाहिए। And the other thing I have seen, because this has happened again in the family, this young boy, he went on to drinking. तो वो drinking की वजह से it became so bad that he had a complete breakdown. And there was a time when he went and had alcohol, which was not, पता नहीं कहाँ का वो बना हुआ था. And again, he also ended up mentally sick because of the alcohol. It wasn't the pure to bazaar, जो imported alcohol होता है. तो ये चीजें, addictions to drugs and ये चीजें कभी-कभी can destroy you. राइट, बिल्कुल ठीक है। Thank you, Yusuf. जी, ये as sad as all these examples are, ये भी मोई साहब क्या डेमोन्स्ट्रेशन ही है ना हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी का, कि अगर हम ट्रिगर हो जाते हैं और हमारी सारी फैकल्टीज किसी एक पर्टिकुलर सिनारियो में फोकस ज्यादा कर देती हैं, तो हमारे अंदर ये एबिलिटी भी मौजूद होती है कि हम खुद रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं अपने आप को।
हम खुद अपने लिए फिजिकल सेंसरी स्टिमुलेंट्स क्रिएट कर लेते हैं ऐसे जो होते नहीं है, खौफ की, लोनलीनेस की, परेशानी की, एंजाइटी, हम फिजिकल सिम्टम्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं जस्ट बाय द एबिलिटीज दैट अल्लाह ताला ने हमें दी हैं। क्वाइट राइट जी, क्वाइट राइट। और ये इसमें यही मैं कह रहा हूँ असल में कि ये जो एबिलिटी है ना कि आप उन फिजिकल स्टिमुलेंट्स को क्रिएट भी कर सकते हैं और रोक भी सकते हैं, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। यानी आपने जो एग्जैक्टली। स्टिमुलाई क्रिएट करने हैं वो यू कैन एक्चुअली, लेट से इतना ज़्यादा दुख हो गया है किसी चीज़ पर, इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ गया है कि मैं आई हैव रिजॉर्टेड टू डिस्ट्रैक्शंस। और डिस्ट्रैक्शन जो है ऐसी डिस्ट्रैक्शन कि जो मैं अभी चंद घंटों के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा और कल को फिर मुझे रियलिटी का सामना करना पड़ेगा। ये मैं सोच नहीं रहा हूँ और वो इतनी ज़्यादा शामिल हो जाती है कि वो एडिक्टिव हो जाती है। ये सब कुछ जो है ये मेरे सामने है, लेकिन मैं इस सब कुछ के होते हुए कुछ फ़ैसले करता हूँ। मैं ये फ़ैसला नहीं करता हूँ कि जिधर से प्रॉब्लम आ रही है उधर गुफ्तगू तो करूँ। ये भी एबिलिटी मेरे सामने है, मेरे अंदर मौजूद है। मैं चाहूँ तो मैं इस प्रॉब्लम को किसी भी यानी क्या वजह है कि 10 लोग जो है वो एक ही प्रॉब्लम में आते हैं और 10 के 10 डिफरेंट सॉल्यूशंस निकालते हैं उसका। तो ये वो एबिलिटीज़ हैं कि जिसके अंदर हमने रहकर, तो ज़ाहिर है कि वी डोंट नो द सर्कमस्टांसेस, वो तो कोई बंदा डायरेक्टली बात करेगा तो उसके बारे में कोई राय दी जा सकती है। लेकिन हम किसी के बारे में जितना जानते हैं, ये जो कुछ अभी राफ़िया ने या सलमा ने शेयर किया, ये उतनी बात है जितनी इनके इनके ज़हन में है और ये शेयर कर सकी हैं। ठीक है, उसकी बेसिस पर किसी के बारे में ये कहना कि वो मजबूर था या क्या था, इट्स ना हम ये कह रहे हैं कि मजबूर नहीं था या ना ये कह रहे हैं कि मजबूर था। वो उसने अपने फैसले करने हैं और आइंदा भी करने हैं बहुत सारी चीज़ों में। बिल्कुल। इनफैक्ट मेरी रिसेंटली एक एक्सपर्ट लेवल मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात हो रही थी और मैं उनसे यही कह रहा था कि कुछ चीज़ें तो बहरहाल आपके जीन्स में होती हैं, वो तो आपके लिए एक लिमिटेशन बनेंगी बनेंगी। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ये तक कैपेबिलिटी है हमारे अंदर कि हम कुछ ऐसी जीन्स को जस्ट थ्रू आवर मेंटल एबिलिटी डीएक्टिवेट कर सकते हैं जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, और ऐसी जीन्स को एक्टिवेट कर सकते हैं कि जो हमारे अंदर मौजूद थी लेकिन आज तक डोरमेंट थी और हमारे लिए काम की थी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पूरी की पूरी इस वक्त लाइफस्टाइल मेडिसिन जो वजूद पजीर हो चुकी है, इसमें मैं अभी कल ही एक डॉक्टर से बात कर रहा था उसके बारे में, अ वेरी बिग प्रोपोनेंट ऑफ दिस लाइफस्टाइल मेडिकेशन इन पाकिस्तान, जिन्होंने बताया कि ये साइंटिफिक रियलिटीज़ हैं कुछ, कि हमने कैंसर के भी इलाज देखे होते। कैसे देखे हैं? यानी अब एटीट्यूड चेंज करने से आपकी एक्टिव जीन्स चेंज हो जाती हैं। अगर आपका एटीट्यूड चेंज हो जाए तो आपकी एक्टिव जीन्स चेंज हो जाती हैं। यानी वो जो एपिजेनेटिक्स की पूरी फील्ड है वो उसकी बेसिस में मौजूद है। हम जो अपने आप को कुछ अर्सा पहले तक बिल्कुल मजबूर महज समझते रहे थे, वो चीज़ गलत साबित हो चुकी हुई है। ठीक है जी। ये जीन्स असल में दे आर नॉट प्लेइंग अ डिसाइसिव रोल इन योर बॉडी, योर एटीट्यूड इज प्लेइंग अ मोर इम्पॉर्टेंट रोल। ट्रू, वेरी वेल सेड। जी अंबर, आप अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा सर, ये आपने जो पोटेंशियल्स बताए हैं इंसान के अंदर, सर मुझे आपसे पूछना था कि इस पे माहौल जो है वो किसी शख्स का वो कितना किस हद तक असरअंदाज होता है इन पोटेंशियल्स के ऊपर। सर मुझे मतलब मैं देखती हूँ कि जैसे बहुत छोटे लेवल पे बचपन में बच्चों को जैसे किसी मदरसे में डाल दिया जाता है और फिर उनकी एक खास किस्म की उनका एक ज़हनी और उनका एक पैटर्न बन जाता है सोचने का। और मतलब वो एक ही तरह की, मुझे लगता है ये एक ही तरह के लोग हैं जो एक ही तरह की सोच के साथ फिर बाहर निकलते हैं। इसी तरह से फिर मैं देखती हूँ कि जो इंडिया में जो लोग हैं, वो जब अपने बच्चों को ग्रोन अप कर रहे होते हैं, तो मतलब वो उस उसका एक माहौल का एक असर होता है, यानी वो वही चीज़ें सिखाते हैं या बच्चे वही चीज़ें देख रहे होते हैं कि मतलब स्टैचूज़ और आइडल्स और ये सब कुछ वो उस तरह की वो उनकी पर्सनैलिटी बनती है। हम मुसलमान जो हैं, हम अपने बच्चों को बहुत छोटी एज में कुरान और आयतें और नमाज़ और इस तरह की चीज़ें पढ़ाएँ। यानी कि मुझे लगता है कि इसका बहुत ज़्यादा शायद
असर पड़ता है। अब ये चीज़ें कब एक्टिवेट होती हैं या इनमें कितना किस हद तक चेंज आ सकता है? इसका सर मुझे बताएँ कि कितना इसका रोल है? कि मतलब कहाँ पे जाके इंसान जो है वो अब कहते हैं ना कि सेल्फ अवेयरनेस आती है। आप किस पहलू से पूछ रही हैं कि कितना रोल, यानी बहुत ज़्यादा रोल है जी। आप डेंटिस्ट बनिए, आप सोचिए ज़रा कि आपके डेंटिस्ट बनने में आपके घर के माहौल का कितना असर होगा। है, असर तो है, लेकिन मिसाल के तौर पर ये बात कि मैंने कैसा बनना है, मैं क्या करूँगा, मैं कितना, इसमें क्या इंसान उस नर्चरिंग के नतीजे में मजबूर हो जाता है, महज मजबूर महज बन जाता है? ये नहीं है। हम जानते हैं कि मदरसों से निकल के लोग जो हैं वो एथियस्ट भी बन जाते हैं। मदरसों से निकल के लोग जो हैं बिल्कुल आज़ाद ख्याल भी हो जाते हैं। हम ये जानते हैं कि लोग जो हैं वो अपने मज़हब को कन्वर्जन्स भी करते हैं, यानी कोई हिंदू मुसलमान, कोई मुसलमान हिंदू, कोई क्रिश्चियन, ये सब कुछ हो जाता है। यानी वो माहौल के असरात तो हैं, होते हैं, लेकिन एक अरसे तक रहते भी हैं और एक अरसे तक बड़े स्ट्रांग भी रहते हैं। लेकिन जो चीज़ इम्पॉर्टेंट होगी वो ये होगी कि इंसान अल्टीमेटली, देयर कम्स अ टाइम व्हेन यू डिसाइड, व्हेन यू टेक डिसीजंस। बहुत सारे लोगों के अंदर वो एबिलिटीज़ कम हो सकती हैं, लेकिन एबिलिटीज़ हैं, और चूंकि अल्लाह ताला ने दी हुई हैं, तो और वो डेवलप अगर नहीं हुई हैं तो अल्लाह ताला की ज़्यादा इल्म में है। तो जो जो मामला उस दिन होगा वो पूरे इंसाफ के साथ होगा। ये बात अपनी जगह पे ठीक है। बाकी रहेगी ये बात कि इंसान की डेवलपमेंट में क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं। यानी बिल्कुल वैसे ही फ़र्क पड़ता है जैसे मिसाल के तौर पर आप जिस माहौल में पले बड़े हैं उसी माहौल की लैंग्वेज बोलेंगे। हालांकि इंसान के अंदर लैंग्वेजेस सीखने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन आप जब चाहें, अगर चाहें, और इसके ऊपर पूरी तरह से आप यू आर कन्विंस्ड, तो आप आज स्पेनिश भी सीख सकते हैं। तो ये दीज आर डिसीजंस विच यू टेक। देर इज अ काइंड ऑफ एनवेलप कि जिसके अंदर इंसान अपनी नर्चरिंग को ले लेता है, लेकिन जो मेरे ऊपर आ जाती है, बट आई कैन गेट रिड ऑफ दैट, एंड मेनी टाइम्स आई डू। सर आप वो कुछ सुनाए। मैं मतलब वो हाँ, सर मेरा थोड़ा-सा वो मुझे ये समझ में नहीं आता कि किस पॉइंट पे मतलब ये फिर हम ये नहीं हम कह सकते कि किस पॉइंट पे जाकर इंसान अपने माहौल से निकलता है और वो निकल अपनी रहा सोच होता को है। डेवलप करता ये है या देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, यानी आप बचपन से अपने माहौल तक रिस्ट्रिक्टेड थी बचपन में, और फिर इसके बाद ये हुआ कि आपकी आपकी एक्सपोजर जो है अपने माहौल से बाहर होना शुरू हो गया, अपने घर के माहौल से बाहर होना शुरू हो गया। फिर आप लाहौर शिफ्ट हो गई, यहाँ पर आकर आपका एक्सपोजर और ज़्यादा हो गया। या अब इंटरनेट के नतीजे में आपका एक्सपोजर एक इंटरनेशनल एक्सपोजर भी बन सकता है। आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखें, नहीं बनेगा। लेकिन ये बात कि ये फैसले मैं कर रहा हूँ, ये फैसले मैं कर रहा हूँ रोज़, कि मैंने किस चीज़ से एक्सपोज होना है और किस चीज़ से नहीं होना, ये कर रहा हूँ ना। इसमें कितना आपका माहौल का असर चल रहा है, सोचिए ज़रा। यानी व्हाट यू आर डूइंग टुडे इज़ क्वाइट डिफरेंट, मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू बीन डूइंग सिंस चाइल्डहुड। वो माहौल चेंज होते रहेंगे, आता रहेगा। इसके अंदर आप सही और गलत का फैसला भी कर रहे होंगे, ये सब कुछ करेंगे। लेकिन ये इस चीज़ को याद रखिए, जिस चीज़ को मैं कह रहा हूँ कि वो जो तीन एस्पेक्ट्स हैं, एक एस्पेक्ट फौत नहीं होता, वो कमज़ोर आम तौर पे नहीं पड़ता, दब जाता है, कमज़ोर नहीं पड़ता। वो ये एस्पेक्ट है कि ये फैसला आप ही ने करना होता है कि मैंने अब क्या करना है। लेट्स से मैं आई फील टोटली इंक्लाइंड कि मैं अभी सिगरेट लगा लूँ, मैं ये फैसला करता हूँ कि नहीं, नहीं लगाना, करता हूँ ना। इसकी क्या मैं मजबूर तो नहीं होता, अनकॉन्शियस हो सकता है हो जाऊं, बट इफ आई डेवलप दैट कॉन्शियसनेस कि मैंने फैसले, ये जो करना है काम, कॉन्शियस फैसलों से करना है, तो फिर मेरे सामने हर दफ़ा ये चीज़ आ जाएगी कि ये करना है या नहीं करना है। तो ये, वो तो ठीक है, वो खलील जिब्रान की जो बात है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो, वो उस तीर की तरह है औलाद, कि जो निकली तो इस कमान से है, लेकिन अब ऑन इट्स ओन चल रही है आगे। तो वो है, उसकी पावर उसी कमान से आ रही है, उसी नर्चरिंग में है वो ताकत के जिसको जिससे आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब बढ़ अपने तौर पर रहे हैं। और जिस हद तक आपकी नर्चरिंग है, एक आदमी इस वजह से मुसलमान है क्योंकि मुसलमान घर में पैदा हुआ है।
एक आदमी इस वजह से हिंदू है क्योंकि हिंदू घर में पैदा। मुझे बताएं दोनों में फ़र्क क्या है? ना उसने गौर किया ना उसने गौर किया। तो आपके ख्याल में अल्लाह ताला इसकी बेसिस पर अल्लाह ताला को फैसलों में डिफरेंस कर देगा पैदा? क्यों? ना उसने कॉन्शियसली समझा ना नहीं उसने कॉन्शियसली समझा। सर मतलब ये कि सर मैं यही कह रही हूँ ना कि इसका मतलब है कि फिर जो पोटेंशियल्स हैं तो उसको फिर इंसान सही तरह से फिर यूज तो नहीं कर पाता ना, यानी नहीं कि ये अगर इन ये खालिक तक हाँ पहुंचना है, राइट। सर हम हम एक्चुअली फेथ पे बात कर रहे हैं ना सर, अगर खालिक तक पहुंचना है तो मुझे मुझे पता नहीं क्यों मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि फिर जो हिंदू हैं या किसी भी मतलब मजहब के, जब हम मुख्तलिफ मजाहिब के साथ एक्सपोज हम होते चले जाते हैं तो हम कुछ चीजें सीखते हैं ना, मतलब कुछ चीजें हमारे सामने आती हैं और फिर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। तो उसमें फिर हम मतलब हमें हम इस पोटेंशियल को यूज करते हुए फिर हम सही डायरेक्शन क्यों नहीं चूज कर पाते या हम सही रास्ते तक क्यों नहीं पहुंच पाते, इसकी बात नहीं, ये मुझे समझ नहीं आता। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जी, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। इट्स नॉट सिंपल। अभी जो हम बात कर रहे हैं ये पोटेंशियल तो हमने निकाले हैं, हमने सामने रखे हैं, इनको हमने एक टॉपिक बनाया है। ठीक है, ये अच्छा है, इसको ज़रूर टॉपिक बनाना चाहिए, एक सेल्फ रिकग्निशन पैदा होनी चाहिए, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन हम ये पोटेंशियल आज तक नहीं जानते थे, यूज़ तो सारे ही कर रहे थे। ऐसा नहीं कि ओ आज जी पता सर। चला कि हमारे अंदर ये एबिलिटीज़ हैं। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। यूज़ तो हम कर रहे हैं, यूज़ तो सारे ही कर रहे हैं। ये कोई इस्लाम के साथ ख़ास भी बात नहीं है। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो तो ये कि ये वो उलूम फ़नून है कि जो सबके लिए एक इंसानी लेवल पे मौजूद हैं। इंसान गौर करना चाहे तो वो कर सकता है, ना करना चाहे तो नहीं कर। ये सब कुछ करने के बावजूद भी कितने लोग होंगे जो गौर नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप में से होंगे, खुदा ना खास्ता भी, आई एम नॉट सेइंग दैट, मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा मतलब ये है कि ये सब कुछ भी सामने आ जाए तो हम, बिकॉज देयर आर मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डू इन लाइफ। आई मीन, एक प्रॉब्लम है ना, हमने ज़िंदगी को गुजारा है इस बेसिस पे कि देयर आर मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डू। भाई इंसान, मतलब आप कभी किसी बच्चे को, आप एक घर में बच्चा पैदा हुआ है, आप उसके बारे में शादियाने बजाए जाएंगे, सेलिब्रेशंस की जाएंगी और ये बताया जाएगा कि हमारा बेटा ये बनेगा। ये नहीं पता कल की ज़िंदगी उसके पास 10 दिन की है या 10 साल की है या 100 साल की है, ये नहीं पता। यानी एक दिन उसने इस दुनिया से चले जाना है, उस दुनिया के बारे में हम सोच ही नहीं रहे। क्या करें? ये तो इस बात से शुरू हो रही है पूरी की पूरी बात कि वो जो हम खुदा को अपनी ज़िंदगी में एक्टिव करना चाहते हैं तो पहले ये देखें तो सही कि मुझे खुदा ने बनाया क्या। आई रियली सही है। फील दैट ठीक इट है शुड सर। मूव पीपल। आई एम नॉट सेइंग कि वो मेरी इस बात को मान लें कि इंसान के अंदर ये एबिलिटीज़ हैं, 7 यूनिक हैं या 8 यूनिक हैं, इट डज़ नॉट मैटर। वो इस चीज़ को मान लें कम अज़ कम कि मैं एक यूनिक हस्ती हूँ इस दुनिया में। आई शुड पॉन्डर ऑन माई सेल्फ एंड माई क्रिएटर। ये होना चाहिए कम से कम, बस इतनी बात। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम जी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित साहब। थैंक यू एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम।